like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पैनल के साथ, जो कि कहीं और नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान के अंदर हमें दिखाया जा रहा है एक नज़ारा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है और इधर उधर देख रहा होता है, तो कहता है कि बस हम दोनों ही, और कोई यहाँ पे नहीं आने वाला। और वो कुत्ता वहाँ पे खामोश हो जाता है। और लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वो आदमी देखता है सामने की तरफ और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और हम वहाँ देखते हैं कि सामने से एक पूरी की पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी चलते हुए आ रही होती है, जिसके अंदर कैप्टन स्टीव रॉजर्स, एक्समैन से रोक, साइक्लोप, एम्मा फ्रॉस्ट, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर और डेयरडेविल यहाँ पे आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे आज किसी और के लिए नहीं बल्कि सेंट्री की कबर के ऊपर आ रहे हैं। ये दरअसल एक कॉमिक जो है सेंट्री को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। और इस तरह रीड टीचर आते हैं और कहते हैं कि स्काउट मुझे माफ कर देना कि हम सर्विस के टाइम यहाँ मौजूद नहीं थे। तो अब आपको याद आ रहा होगा कि ये लड़का कौन है जिसका एक हाथ नहीं और उसके साथ कुत्ता मौजूद है। ये वही पुराना सेंट्री का दोस्त है जो कि पुराने कॉमिक्स में सेंट्री का साइड किक भी हुआ करता था स्काउट के नाम से। और वो कहता है कि यहाँ पे आज कोई भी नहीं आया था, यहाँ तक कि जो प्रीस्ट थे वो भी यहाँ पे नहीं आए। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ मैं इस बात को समझता हूँ, इतने शॉर्ट नोटिस पे सब कुछ अरेंजमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन वहीं से स्काउट बोलता है कि प्रोफेसर रिचर्ड सीरियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि आप ये सारी बातें करके मुझे थोड़ा बेटर फील करवा सकते हैं, लेकिन मुझे सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो मैं और सू बस यही चाहते हैं कि तुम हमारे कंडोलेंसेस को जो एक्सेप्ट कर लो स्काउट। मैं जानता हूँ कि रॉबर्ट तुम्हारे लिए एक डैड जैसा था, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो कुछ भी तुमने सुना है जो हुआ है वहाँ पे, वो एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरी इस बात को जान लो कि थॉर के पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। वॉइड लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था, उनको हर्ट कर रहा था, उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। तुम समझ सकते हो मेरी बात को। तो वहीं से स्काउट बोलता है कि मैंने अभी तक उसकी माँ को नहीं बताया है, मतलब आखिरकार मैं उसको बताऊंगा भी कैसे, मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। वो एक बूढ़ी सी औरत वैसे एक नर्सिंग होम के अंदर रह रही है और उससे मैं जाके ये कहूँ कि उसका बेटा मर चुका है। तो वहीं से सू बोलती है कि स्काउट अगर हम जाके अपनी रिस्पेक्ट्स वगैरह पे कर लें तो तुम्हें इससे कोई मसला तो नहीं होगा। तो वहीं से वो कहता है कि नहीं तुम दोनों जाओ और जाके तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सू स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म दोनों जो है उसकी कबर की तरफ जा रहे होते हैं फूल वगैरह चढ़ाने के लिए। और हम देखते हैं कि वहीं पे रोक भी इनके साथ आ जाती है। तो वो पूछती है कि रोक क्या तुम भी बॉब को जानती थी? तो कहती हाँ मैं जानती थी, और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो कितना बुरा हुआ है ना। तो वहीं पे रोक बोलती है हाँ, लेकिन वहीं से सू बोलती है आखिरकार तुम उसको कितने टाइम से जानती हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम भी बॉब को जानती हो। लेकिन वहीं से जॉनी बोलता है कि सिस्टर जरा खामोश हो जाओ और सामने देखो। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस टॉम स्टोन के ऊपर जो है दो नाम लिखे होते हैं, एक रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और एक लिंडी रेनॉल्ड्स। और आप जानते हैं कि लिंडी की भी मौत हो चुकी थी जिसको हॉकाई ने मारता, और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स वो भी फाइनली मर चुका है। तो इन दोनों का टर्म यहाँ पे बनाया हुआ है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे टोनी स्टार्क आता और कहता है कि सेंट्री सच कहूँ तो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। मैं इस बात से रिग्रेट करता हूँ कि मैं कभी भी उसका अच्छा दोस्त नहीं बन पाया जैसे वो मेरा अच्छा दोस्त था। मैंने भी काफ़ी टाइम तक जो है अल्कोहलिज्म वाले डिजीज़ से सफ़र किया है। मैं जानता हूँ कि इस तरह अगर किसी को ये डिसीज़ हो जाए तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। तो यहाँ बेसिकली टोनी स्टार्क अपना हाल बता रहा होता है दिल का, जो सेंट्री के जाने के बाद उसके दिल में है। और वो यहाँ पे जो है सेंट्री को उसी तरह से कनेक्ट कर रहा है जिस तरह वो कभी अपने आप को करता था जब वो एक शराबी हुआ करता था और उसने अपने ऊपर से आपा खो दिया था। और वो यही बोल रहा होता है कि बॉब के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मैं अपने अल्कोहलिज्म के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। इस तरह सेंट्री भी इस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं था और वो चीज़ें उसके हो रही थी। वो चाहता नहीं था कभी भी ऐसा करना। लेकिन बॉब का केस एक बहुत ही एक्सट्रीम केस था। मैं तो सिर्फ एक छोटा मोटा अल्कोहलिज्म था, लेकिन उसने जो चीज़ करने के बारे में नहीं सोची थी, उसके अंदर की जो खतरनाक डार्कनेस थी वो उसके सामने आ रही थी। जिस तरह बॉब के साथ ये हो रहा है उस तरह का भी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरे अंदर की डार्कनेस जो वो बाहर निकल रही थी और मेरी वजह से दूसरों को हर्ट होना पड़ रहा था। जो लोग मुझे संभालने के लिए, मुझे समझाने के लिए आते थे, मैं उन्हीं से अपनी दुश्मनी ले लिया करता था। और अब मुझे लग रहा है कि शायद बॉब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और मुझे इस बात का अफसोस है कि जब वो मेरे इस तरह के मूवमेंट में मेरा साथ दिया करता था तो लेकिन जब उसका ऐसा मूवमेंट आया तो उसमें मैं उसके साथ नहीं था, और ये बात मुझसे कभी हजम नहीं हो पाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क यही सबको बता रहा होता है कि किस तरह से बॉब भी एक बीमारी का शिकार था और हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, हमें उसको समझना चाहिए था, लेकिन हम वो ना कर सके और वॉइड उसके ऊपर हावी हो गया और इन दी एंड उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन वहीं से टोनी बोलता है कि ठीक है अब हम कुछ कर तो नहीं सकते उसके जाने के बाद, लेकिन मैं एक चीज़ तुम लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक तरह का सिम्बोलिज्म है और मेरे पास एक चॉइस है। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन गाड़ी में से एक बॉक्स मंगवाता है जिसके अंदर सबको बियर्स बांटना शुरू करता है।
तो रीड रिचर्ड बोलता है कि टोनी तुम्हें लगता है वाकई में कि ठीक होगा यहाँ पे ये करना? तो वहीं से टोनी बोलता है हाँ मैं इस बात को रियलाइज कर रहा हूँ, एक ऐसे बीमार इंसान से जो पहले शराबी था उसके जरिए एक बियर एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन बॉब जो था वो मेरे साथ अक्सर बियर पिया करता था और हम काफी इंजॉय किया करते थे। बियर पियो और मैं अपने लिए पानी पीऊंगा, क्योंकि जैसा कि मुझसे सेंट्री कहा करता था कि तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि स्पाइडी भी यहाँ पे हमें आज ज्वाइन कर पाता। तो जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि हाँ उसने बोला था कि वो यहाँ पे आना चाहता है लेकिन वो कुछ चीज़ों के अंदर फंसा हुआ है, वो आई होप कि तुम इस बात को समझ पाओगे, और थॉर ने भी ऐसा ही कहा है। तो स्कॉट बोलता है कि थॉर रियली उसने तुम लोगों से बात करी है? तो कहता है हाँ उसने मुझसे बात करी है, और उसने मुझे ये भी कहा कि हो सकता है कि उसका फ्यूनरल प्लान एक अच्छा नहीं होगा क्योंकि तुम लोग शायद उसको देखना पसंद नहीं करोगे क्योंकि उसने उसकी जान ली है, लेकिन उसने बोला है कि वो जो हो सकता है वो करेगा सेंट्री के लिए। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं नर्सिंग होम के अंदर जहाँ पे सेंट्री की माँ यहाँ बैठ के गाना गा रही होती हैं, और हम देखते हैं कि थॉर उनसे मिलने के लिए आया होता है और बोलता है कि हेलो मिसेस रेनॉल्ड्स। और इस तरह हम देखते हैं कि उसकी माँ बोलती है कि तुम तो वही हो ना मेरे दोस्त के बहुत अच्छे दोस्त, हम लोग एक वेडिंग के अंदर मिले थे तुमसे ये वो। और वो अपनी पुरानी यादें लेके बैठ जाती है और हम देख रहे हैं कि इसकी माँ जो है इतनी मेंटली स्टेबल नहीं है, वो अजीब व गरीब बातें कर रही है बच्चों जैसी। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर उनके साथ जो है थोड़ा बहुत डांस वगैरह करता है और कहता है मिसेस रेनॉल्ड्स मैं आपके पास एक खबर लेकर आया हूँ आपके बेटे के बारे में। और वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी जो है कंडोलेंसेस पेश करते हुए आते हैं और कहते हैं इस तरह का एक इंसान होना एक बहुत ही अमेजिंग बात है जिसके पास पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स हो और वो हमें डार्कनेस का लेसन सिखाते हुए चले जाए। बॉब और मेरे बीच काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक छोटी सी मेमोरी है वो मुझे हमेशा उससे जोड़ के रखती है, मैं हमेशा उसको याद रखता हूँ और मैं कभी भी उसको भुला नहीं पाता हूँ। तुम लोगों को याद होगा जब पहली बार सेंट्री के बारे में दुनिया जान गई थी और सबको याद आ गया था कि सेंट्री कौन है, और सेंट्री को उस बारे में पता चला था कि वही वॉइड और वही सेंट्री भी है, तो उस दिन हम लोग तकरीबन हार ही गए थे। लेकिन हमने अपनी सारी की सारी स्ट्रगल्स करी और वॉच टावर को दोबारा रीएक्टिवेट कर दिया ताकि उसको दोबारा से हम एक बार दुनिया की नज़र में भुला सकें। और यहीं से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे बेसिकली वो कहानी सुनाई जा रही है जिसमें हमें सेंट्री का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला था वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर। हमने इस टावर के सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल से 3 टाइम ज़्यादा कर दिया है, तो अब मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हमें ये मिटाना ही होगा। और तुम जानते हो ना रोबोट कि तुम्हें ये करना होगा अगर तुम चाहते हो कि सब सुरक्षित रहें। रॉबर्ट क्या तुम मेरे साथ हो? तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम इससे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो ना? तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम उससे नहीं लड़ो, तुम्हें बस जीतना होगा। और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताते हैं कि यहाँ पे उसने जो वो कदम उठाया था वो एक बहुत ही बड़ा कदम था, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को गिव अप कर दिया, उसने अपनी सारी की सारी शक्तियों को गिव अप कर दिया, उसने गॉड होने से गिव अप कर दिया और अपने आप को इस एग्जिस्टेंस से भुला दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो हम सबको महफूज रख सकता, हम सबको सुरक्षित रख सकता। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा हीरोइज्म कोई और हो नहीं सकता है कि कोई अपना ही एग्जिस्टेंस मिटा दे दूसरों को जिंदा रखने के लिए। और वहीं से हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे जो है सेंट्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लॉक आता है और रीड रिचर्ड्स बोलते हैं कि क्लॉक तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा यहाँ पे होने से क्या काम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरे मास्टर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि कभी इस तरह की अगर कोई वाकया हो जाए या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं एक चीज़ वो आपके तक पहुँचा दूँ, और ये मेरी आखिरी ड्यूटी जो उन्होंने मुझे कहा था ये करने के लिए, ये है रॉबर्ट रेनॉल्ड की पर्सनल डायरी। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये क्या है? तो इसे क्लॉक बोलता है कि ये उनकी, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप पेज नंबर 19 पे जाके इसका लास्ट सेंटेंस पढ़िएगा और आप समझ जाएंगे कि वो क्या है। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। क्लॉक बोलता है कि पेज नंबर 19, और इस तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड उस डायरी के अंदर कुछ पढ़ते हैं और अचानक उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो वहीं पर अगले पर क्लॉक बोलता है कि अब मैं जाके अपने वॉच टावर को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू करूंगा क्योंकि मेरे मास्टर मुझे पता है कि बहुत जल्दी रिटर्न करेंगे। तो इसे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि क्लॉक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो इसे क्लॉक बोलता है कि मैं अपने वॉच टावर को जाके दोबारा बनाऊंगा क्योंकि मेरे मास्टर वापसी लौट के जरूर आएंगे और मैं वहां पे जाके काम शुरू कर दूंगा जो मिस्टर रेनॉल्ड्स की जगह बिलोंग करती है, और आज के बाद मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करिएगा, और मैंने अगर कोई इंट्रूडर देखा तो मैं उसको मार गिराऊंगा। अब से आपको वहां पे एंट्रेंस की इजाजत नहीं दी जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि क्लॉक यहाँ पे कुछ अजीब और गरीब बातें करके वहां से चले जाता है और रीड रिचर्ड उस डायरी को पढ़ रहे होते हैं। तो इसे स्काउट आकर पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार इस डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ है जो उसने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मुझे माफ करना लेकिन मैं ये तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो स्काउट बोलता है कि वेल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके अंदर उसी सॉस की रेसिपी लिखी हो जो कि वो हमें हर बारबेक्यू पार्टी में बना के खिलाता था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रीड रिचर्ड ने इस बात को घुमा दिया है और यहाँ पे रीड रिचर्ड ने उसकी डायरी के अंदर ऐसा कुछ पढ़ा है जिससे वो काफी शॉक होकर रह गए, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। और इस तरह यहाँ पे सब अपनी छोटी छोटी मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे सू बोलती है कि हम लोग बॉलिंग में एक साथ जाया करते थे, मैं उसकी वाइफ और हम सब मिलके, और काफी मजा आया करता था। और वहीं से एक साइक्लॉप भी बोलता है कि मैं आज यहाँ पे सारे के सारे एक्समैन के बिहाफ पे आया हूँ अपने कंडोलेंसेस को पेश करने के लिए। हम पूरे एक्समैन की जो ग्रुप है और इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पे रीयूनाइट हुए हैं। और इस तरह यहाँ पे जो जॉनी स्टॉर्म भी अपने एनकाउंटर्स के बारे में याद करके उनको बता रहा होता है, डेविल भी इस तरह कुछ पुरानी यादें कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे एकदम रोने लग जाती है और कहती है कि ये बहुत मुश्किल है। आई मीन तुम जानते हो ना, मैं इतने टाइम से इस तरह की औरत थी जिसको कोई छूता नहीं था, जो भी छूता था वो मारा जाता था, लेकिन एक सेंट्री ऐसा था जिसको मैं छू सकती थी, लेकिन अब वो भी जा चुका है, वो मुझे हक किया करता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से रोक रोते हुए चले जाती है। तो जॉनी स्टॉर्म साइक्लोप से बोलता है, सर एक मिनट, क्या वो दोनों? तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ। आई मीन क्या वो दोनों वाकई में डेट करते थे? तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ।
तो जॉनी बोलता है आखिरकार कब से, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। तो साइक्लोप बोलता है कि हमें भी इस बारे में नहीं पता था, बस हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो उसने रास्ते में ही हमें बताया। तो हमें यहाँ ये बात पता चली कि रोग और सेंट्री कभी पास्ट में एक साथ डेट कर चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि सब यहाँ पे अपने अपने ग्रीवेंस शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन बैन बिल्कुल खामोश खड़ा होता है। तो सू बोलती है कि बैन क्या हो गया, आखिरकार तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो, तुम हमसे कुछ शेयर नहीं करना चाहोगे। तो बैन बोलता है कि मैं उससे नफरत करता था, मैं जानता हूँ कि ये सीक्रेट बहुत सारे लोगों के दिलों में है, वो उस यहाँ पे बोलना नहीं चाहते, लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि मैं उससे नफरत करता था और उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन रीड बोलते हैं कि इस तरह का टाइम नहीं है बैन, हमें यहाँ पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बैन बोलता है कि देखो अब सीक्रेट रखने का कोई मकसद नहीं है, ये इस बात तुम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं उससे नफरत करता था, लेकिन तुम लोग ये बात जानते हो कि मैं उससे क्यों नफरत करता था। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये काफी टाइम पहले की बात है, एक बार जब हम वेक्रिंग क्यू से लड़ रहे थे तो वहाँ पे हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। एक स्कूल बस जो थी वो सबवे की तरफ गिरते ही जा रही थी और वहाँ पे वैकर के एक मेंबर ने उस स्कूल के बच्चों को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा और मैंने उस वक्त अपना काबू अपने ऊपर से खो दिया और उसको दबोच लिया और मैं अपना कंट्रोल पूरा खो चुका था क्योंकि वो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन वहीं पे सेंट्री आया और उसने मुझे रोकने की कोशिश करी और उसने कहा कि ये सब छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। तो जॉनी बोलता है अच्छा उसने तुम्हें आर्म रेसल के अंदर हरा दिया तो इसी वजह से तुम उसके ऊपर गुस्सा हो, इसलिए तुम्हें नफरत है उससे। तो कहता है कि नहीं जॉनी ऐसा नहीं है। 6 हफ्ते बाद ट्रैकिंग क्रू के लोग जो है शील्ड की एक प्रिजन से आजाद हो गए और उसने पता है सबसे पहला काम क्या करा कि वो एक क्लोजेस्ट टाउन के अंदर गया, वहां पे एक पूरी की पूरी स्कूल बस के अंदर घुसा और उसने उस बस के अंदर सारे के सारे छोटे बच्चों को जान से मार दिया, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपना पॉइंट प्रूव कर सके। और मुझे सेंट्री से इसी बात से नफरत है कि उसने जो कहा था उस दिन वो बिल्कुल ठीक कहा था और उसने जो कहा था वो सच हो गया। और मुझे इसी बात से नफरत है कि उसने मुझे उस दिन रोक दिया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये बात जरूर सोच रहा था कि अगर मैं उस दिन उसको मार देता तो शायद मेरे और उनके बीच कोई फर्क नहीं रहता। और उस दिन सेंट्री ने मुझे रोका, इसका मतलब ये है कि सेंट्री मुझसे एक बेहतर पर्सन था और मैं उसको कभी भी उस चीज़ में हरा नहीं पाऊंगा और इसीलिए मुझे उससे बहुत नफरत है। वेल आज का टोस्ट तुम्हारे नाम और अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ मेरे दोस्त। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सब चीयर अप करते हैं और अपने अपने बियर्स पीते हैं। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं आई गेस अब मेरी बारी आ गई है। और इस तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड भी जो है अपनी मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं कि किस तरह वो अपनी वाइफ के साथ, लिंडी के साथ और ये अपनी वाइफ सू स्टॉर्म के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजार चुके हैं और उनके बीच काफ़ी अच्छी मेमोरीज रही हैं। खासकर जो सेंट्री की शादी थी वो उन लोग के लिए एक बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। और हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि मेरा दोस्त रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जो था वो इस दुनिया में सबसे बेस्ट सुपर हीरोज में से एक था। वो एक ऐसा सुपर हीरो था जिसने अपने सुपर हीरोइज्म को जो है सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो पूरी की पूरी मैनकाइंड को बचा के रख सके। वो एक ऐसा इंसान था जिसके ऊपर पूरी दुनिया का बोझ था, लेकिन फिर भी वो सबको वक्त देता था और सबके लिए अच्छा करने के बारे में ही सोचता था। लेकिन अब मैं तुमसे अलविदा कहना चाहूंगा, जैसा कि मेरी नजरें सूरज की तरफ जाती हैं तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है और अब तुम उस सूरज के अंदर सारी इटर्निटी के लिए रेस्ट करोगे मेरे दोस्त। कुछ सोल्स जो होते हैं वो जलते हैं ब्राइटर देन अदर। समटाइम्स एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर पावर होती है मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की। सूरज चाहे कितना भी ऊंचाई पे क्यों ना चले, लेकिन इन दी एंड उसको गुरूब तो होना ही होता है, वो हमेशा ही गुरूब होता है। लेकिन हर एक सूरज जो गुरूब होता है उसके बाद वो सूरज दोबारा भी जागता है और हर बार जब ये सूरज उगता है तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है मेरे दोस्त। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे बेसिकली आज हमें जो है एक छोटा सा वन शॉट कॉमिक दिया गया था जो कि हमें सेंट्री द फॉलन सन के नाम से था। इस कॉमिक के अंदर बेसिकली हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट देखा सेंट्री के कैरेक्टर के ऊपर कि किस तरह से पूरी की पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी वो सेंट्री को ट्रिब्यूट देने के लिए उसकी कवर पर आई है। और हमने देखा कि यहाँ पे वो कुछ लोग शामिल थे जो कि सेंट्री की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, जैसे कि सेंट्री की शादी कब हुई, रीड रिचर्ड और उसकी दोस्ती इतनी अच्छी कब हुई और टोनी स्टार्क और उसकी इतनी अच्छी दोस्ती कब हुई। तो ये दरअसल वो सारे के सारे इवेंट्स थे जो कि सेंट्री की लाइफ में पहले हो चुके थे उसकी याददाश्त मिटाने से पहले। ये हर कॉमिक के अंदर हमें दिखाई नहीं गई ये चीज़ें, लेकिन इस तरह से हमें बताया जरूर गया टाइम टू टाइम, क्योंकि सेंट्री एक बहुत ही पुराना हीरो है, वो अभी का हीरो नहीं है, बस उसका एग्जिस्टेंस दुनिया से मिटा दिया गया था, इसलिए लोगों को याद वो बाद में आया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें सेंट्री का एक वन शॉट कॉमिक देखने को मिला जिसमें हमें ये दिखाया गया कि सेंट्री एक हीरो था और उसके साथ एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान खो बैठी। लेकिन मुझे यहाँ पे अफसोस इस बात का हो रहा है कि इस पूरे के पूरे सीज के इवेंट के अंदर सिर्फ सेंट्री नहीं था एक हीरो जिसने अपनी जान गंवाई है, बल्कि एरीज गॉड ऑफ वॉर भी था जिसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया गया है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्वल वालों को एक गॉड ऑफ वॉर के हवाले से भी कॉमिक देना चाहिए था जिसमें हमें वो दिखाते कि गॉड ऑफ वॉर जो है ग्रीक मिथोलॉजी की जन्नत यानी इलीसियम फील्ड्स के अंदर है और वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ यानी ज़्यूस और हेरा के साथ खुशी खुशी रह रहा है और वहाँ से वो अपने बेटे फोबोस को देख रहा है कि किस तरह से उस दुनिया के अंदर एडवेंचर्स कर रहा है। अगर इस तरह का एक एरीज का कॉमिक होता तो वाकई में मैं मानता और मेरा दिल छू जाता, लेकिन मार्वल वालों ने एरीज का कॉमिक इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उस वक्त एरीज इतना पॉपुलर नहीं था, उसके लोग फैंस नहीं थे। लेकिन सेंट्री वो उनके लिए एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था, लोग उसके पीछे पागल थे उसकी पावर्स के पीछे। और आप जानते हैं कि सेंट्री का हाइप तो एक हाइप होता ही है। लेकिन अगर आप मेरी सारी की सारी टाइमलाइन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एरीज और सेंट्री दोनों की स्टोरीज को शुरू से देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि जितना सेंट्री हमारे लिए हीरो है उससे कहीं ज्यादा एरीज भी हमारे लिए हीरो बन चुका है इस पॉइंट के ऊपर। तो मुझे मार्वल और से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई है कि यहाँ पे एरीज का भी एक कॉमिक होना चाहिए था। खैर आप मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा
कि इस वीडियो के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इंतजार किस बात का है, फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अगली कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।